दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज 8 नवंबर 2023 है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं इस बात का जिक्र शुरुआत में कर चुका हूं और तब मैंने आपको कहा था कि एक अलग से आज के दिन के लिए वीडियो बनाऊंगा। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रात को 8 बजे टेलीविजन पर प्रकट होकर पूरे देश को जो एक झटका दिया था, वो झटका जो है उसका प्रभाव अभी भी जो है लोगों के दिल और दिमाग से गया नहीं है। ये बात अलग है कि लोग जो हैं अब कुछ लोग खुल के बोलना शुरू किए हैं, अभी भी बाकी सारे बहुत सारे लोग जो हैं वो डरे हुए हैं या फिर भक्ति में लीन है। वो जो उन्होंने रात को 8 बजे 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी का ऐलान कर दिया और कहा कि सिर्फ आज रात के 12 बजे तक ही चलेगी, कल से तो ये नहीं चलेगी भाई। आपको जाना होगा बैंक में, आपको उसको जो है वापस जमा करवाना होगा, क्योंकि काला धन जो है इस देश को बर्बाद कर रहा है। काला धन जो है इस देश में आतंकी प्रवृत्तियों को बहुत जबरदस्त जो है वो गति दे रहा है, उसको पनाह दे रहा है, उसी से आतंकी घटनाएं होती है। और कहा कि अगर ये आपको मतलब थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी, आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत कदम उठाया है, तो देश जो तय करेगा, जिस चौराहे पे मुझे जो भी सजा देना चाहेगा, वो सजा जो है मैं कबूल करूंगा। और कहते कहते आंखों में पानी आ गए थे उनकी आंखों में कई बार पानी आते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उस वैसे मुद्दों पर नहीं आते जैसे मुद्दों पर देश के आम लोगों को आंखों में पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। उन मुद्दों पर उनको कम आंसू आते, पर अपनी कुछ बात ऐसी होती है तो उस पर उनको बहुत जल्दी से जो है बहुत मतलब तुरंत आंसू निकल आते हैं या तो गला भर आता है। ऐसा तब भी हुआ था। तो आज 7 साल तो हो गए नोटबंदी को। क्या खोया, क्या पाया, उसको लेकर इस देश के जितने भी अर्थशास्त्री, जो कि बेसिकली अर्थशास्त्री हैं, जो चाटुकार नहीं है, जो सरकार के शंख नहीं है, सरकार के ढोल नहीं है, सरकार के मंजीरे नहीं है, पखवाज नहीं है, शरणाई नहीं है, शहनाई जिसको कहते हैं वो नहीं है, मतलब कुल मिला के जो सरकार के वाजिंत्र नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है म्यूजिकल, या तो उनके लाउड स्पीकर नहीं है या तो उनके माउथ स्पीच नहीं है, वो सब लोग जो हैं वो इस बात से, नोटबंदी से इस देश में क्या नुकसान हुआ उसका आज उन्होंने कल से लेके हम उसको पढ़ रहे हैं बहुत सारा। तो उसमें हमने देखा कि जयराम रमेश जो है कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन बहुत अच्छे अर्थशास्त्र के जानकार भी हैं। तो बहुत सारे वो अलग अलग जगह से पढ़े हुए मुद्दों का समन्वय मैंने उनकी इस एक जो उन्होंने एक लिखा है उसमें हमने देखा, तो उन्होंने कहा उस पर आज बात करेंगे। बात करना शुरू करें उससे पहले हमारा फर्ज बनता है कि उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, वो नोटबंदी के बाद वो आपको अच्छा लगे या न लगे, लेकिन हमारा जिम्मा है कि आपको फिर से एक बार सुनाना पड़ेगा। आप नाराज मत होइएगा, सुनिए इसको। मेरे किसी को तकलीफ होती है, पीड़ा मुझे भी होती है। ये मुद्दा मेरे अहंकार का नहीं है। भाइयों बहनों, मैंने बुराइयों को निकट से देखा है। देशवासियों की तकलीफ समझता हूं, उनकी मुसीबत समझता हूं, लेकिन ये कष्ट सिर्फ 50 दिन के लिए है।
50 दिन के बाद हम सफाई में सफल हो गए। और एक बार सफाई हो जाती है ना, तो छोटा मोटा मच्छर भी नहीं आता है मेरे प्यारे भाई, है ना, छोटा मोटा मच्छर भी नहीं। मुझे विश्वास है मैंने लड़ाई ईमानदार लोगों के भरोसे शुरू की है, और ईमानदार लोगों की ताकत पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे। तो ये हमारा फर्ज बनता था, हम आपको उस भाषण का अंश सुना दे कि 50 दिन मांगे थे सिर्फ। कहा था कि अगर लगता है कि गलती की है तो देश जहां चाहे, जिस चौराहे पे चाहे, जो सजा देना चाहे वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। अब देश बेचारा जो है, 80-81 करोड़ लोग जो है वो मुफ्त राशन की राह में बैठे हुए हैं। क्या करेंगे? कौन सा चौराहा दिखाएंगे उनको? कौन से चौराहे पे उनको बुला के आमंत्रित करके कहेंगे कि यहाँ आप खड़े रहिए, हम आपको सजा सुनाना चाहते हैं? क्योंकि उनकी तो अपनी खुद की औकात नहीं बची है कुछ। उसी के बाद का ये पूरा मामला, उसके बाद फिर कोविड का एरा आ गया 2 ही साल में, ये 16 से लेकर 4 साल में। तो क्या करेगा आदमी? अभी नोटबंदी की मार से उभर नहीं पा रहा था और कोविड ने पूरा मामला खत्म कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने एक ट्वीट की, वो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, मैं उस पर बात करूंगा। आप दृश्य भी देख सकते हैं और मेरी आवाज जो है वो सुन सकते हैं। मैं उसमें जो लिखा गया है वो हर चीज में आपको, और बड़ी सटीक है, विथ जिसे कहते हैं ना, तथ्य के साथ है, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। तो इसको पहले आप इसको देख लीजिए। ये तो योगेंद्र यादव का एक्चुअली ये ट्वीट है। मैं एक्चुअली कांग्रेस का दिखाना चाहता था, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जरूर आप सुन देखिए इसको, बढ़िया से मैं आपको दिखाता हूँ। ये कांग्रेस का है, ये कांग्रेस का है। कह रहे हैं कि 7 years ago टुडे ऑन 8 नवंबर, मतलब आज से 7 साल पहले 8 नवंबर 2016 के रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने देश में डीमोनेटाइजेशन जो है वो लाद दिया, है ना। और उसकी कोई भनक भी जो है वो देश को नहीं थी। एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा निर्णय जिसने भारतीय अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, और एक ऐसी सोच जो है उसका उजागर होना हुआ कि जो बिल्कुल इनह्यूमन थी, सेल्फ सेंट्रिक थी, और अर्थतंत्र में, अर्थशास्त्र में संपूर्ण रूप से जिसे कहते हैं निरक्षरता दिखाने वाली एक सोच के जरिए जो निर्णय लिया गया, वो एक हॉलमार्क बन गया मोदी सरकार के लिए। और कह रहे हैं कि भाई अब जो है, जो जयराम रमेश के द्वारा एक स्टेटमेंट इशू किया गया है, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कम्युनिकेशन एआईसीसी के, वो उसमें सारे तथ्य रखे गए हैं, इसको आप देखिए। तो बात जो है अब वो आपको दिखाना हम शुरू करते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और मैं बात जो है फिर पढ़ता जाऊंगा, तो इसको आप सुनते भी रहिएगा। तो मैं आपको वो दृश्य में दिखा देता हूँ। और अच्छा, उसमें आपको ये भी तो पता होगा, आप सब कैसे भूल सकते हैं? अगर भूल सकते हैं तो फिर तो बहुत तकलीफ दे बात है कि ये भूल नहीं सकते हम लोग, इसको भूलना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि 100 से ऊपर लोग जो है इस निर्णय के बाद बैंक की कतार में खड़े होते होते उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। उतना ही नहीं, लोगों को जो मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल शॉक और आर्थिक रूप से जो झटका लगा था, उसकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं कर सकते। उसके बारे में मतलब यही है कि जो हाल कोविड में ऑक्सीजन के न होने के कारण लोगों का हुआ, जो जाने गई, और जो ट्रॉमा और जो दुख और तकलीफ और जो शोक उस व्यक्ति के परिजन को लगा जिसने अपनी जान गंवाई, अब उसको आप शब्दों में कैसे बयान कर सकते हैं? उसी तरह का मामला, उसी तरह का कुछ माहौल जो था, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय था। और मैं अपनी भी बात कर सकता हूं। हम लोग जो बेसिकली नौकरी पेशा लोग हैं, उनको तो क्या होता है, तनख्वाह आती है, तनख्वाह आप दे देते हैं बीवी के हाथ में,
अपना जो पेट्रोल वेट्रोल का या छोटा मोटा खर्चा होता है वो उनसे मांग लेते हैं, बाकी बीवी घर चलाती है। तो बीवी क्या होती है, हर एक के घर ये होता है कि बीवियां जनरली जो है पैसे बचाती है, बचत करती है अपने हिसाब से। जो मिलता है उसमें से भी थोड़ा बचाने की कोशिश करती है। फिर वो जो कोशिश करती है वो कहीं इकट्ठा करती है। ज़रूरी नहीं कि वो बैंक में रख के आए, वो अपने घर में रखती है कहीं, गुल्लक में रखती है, कहीं भी रखती है अपनी जो जगह हो। वैसे ऐसे किस्से मैंने पता नहीं कितने देखे हुए हैं, आपने भी देखे होंगे सबने, कि वो गृहणियाँ जो है, उनके बचाए हुए पैसे को लेकर भी जो है वो उस बीवी के शौहर को परेशान होना पड़ा या तो बीवी को होना पड़ा, या अगर उसमें कोई बुजुर्ग था, तो वो लाइन में लगा, वो कतार में लगा वो नोट बदलने के लिए। और जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए थे, एटीएम से पैसे निकालने के जो रिस्ट्रिक्शंस थे, मतलब पूरा देश जो है एक तरह से थम गया था। और हासिल क्या करना था कि नकली, एक तो जो काउंटरफिट जो फेक करेंसी से वो जितनी है वो इसमें बाहर हो जाएगी, आतंकवाद को जो बल मिल रहा है इस काले धन से वो खत्म हो जाएगा, और काला धन अपने आप में खुद खत्म हो जाएगा। ये सब था। हुआ क्या, हुआ क्या, मैं आपको ये अब बताना चाहता हूँ। इसको आप, अब मैं पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी में है, उसका हिंदी करते करते मैं आपको बता जाऊंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। अंश जो है महत्वपूर्ण वो बताऊंगा आपको। आप देखिए, इसमें जो लिखा है शायद आप पढ़ ना पाए, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये कह रहे हैं, यह स्टेटमेंट जो कि जयराम रमेश के द्वारा इशू किया गया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 7 साल पहले जो हुआ उस पर मैं बोल गया हूँ, ठीक है। अब इसमें मुद्दा हमारे समझने के लायक क्या है? समझने के लायक ये है कि ये जो निर्णय है इसमें लिखा है, मैं वही पढ़ रहा हूँ, पर अंश 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 पढ़ रहा हूँ ताकि आपको मूल मूल जो मुद्दे हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है। कह रहे हैं कि कौन भूल सकता है प्रधानमंत्री का वैसे बहुत सारे निवेदन जिसमें वो लोगों को जो तकलीफ पड़ रही थी, जो कि कह रहे थे कि शादियां बहुत सारों की रुक गई, ये हो गया वो हो गया, तो उसका जो मजाक बना रहे थे लोगों की पीड़ा का, लोगों की परेशानी का, उनके प्रति जो वो एक तरह से हंस रहे थे, उसको कौन भूलेगा। और कहा, वो ये भी कहते थे कि घर में शादी है, पैसा नहीं है, ये कौन भूल पाएगा, है ना। जो कि सैकड़ों गरीब लोग जो है, मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोग जो हैं, वो मर गए, जैसे मैंने कहा आपको, लाइन में खड़े खड़े, है ना। और उसमें फिर जो काला, अच्छा इसमें जो बड़ा खेल हुआ, इसमें नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो 10% से लेकर से कमीशन लेकर आपके ब्लैक मनी को बैंक में जमा करवाने का, या तो उसके सामने आपको 2000 की और 500 की नई नोट देने का, जो एक छोटे समय के लिए वो जो एक अद्भुत कारोबार चला, उसको भी कौन भूल सकता है। ये सब तो मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा भी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। मैंने इसको, जब मैं एक अखबार में था तो मैंने इसको एक बहुत बढ़िया से रिपोर्ट किया हुआ है। लेकिन ये सब हो रहा था और कोई कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जयराम रमेश और भी कह रहे हैं कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, जो कि नोटबंदी हुई, वो उतनी बुरी तरह से अनप्लान्ड थी और बैडली डिजाइंड थी, और इतनी जल्दबाजी में उसको लगाई गई थी कि इससे जो है देश का अर्थतंत्र और देश के लोग जो है बुरी तरह से हैरान परेशान हो गए। उसी के कारण जो है देश में उससे पहले के 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। हमारा जो आर्थिक जो रिकवरी होना था अर्थतंत्र का, वो 2013 से शुरू हुआ था, वो अचानक से जो है वो फेल हो गया, वो पटक के नीचे गिरा, है ना। जितने भी ऑब्जेक्टिव हासिल करने थे वो सब हुए नहीं, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी हुआ, ठीक है। कह रहे हैं कि ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन, जीडीपी ग्रोथ जो है उसका मोमेंटम जो क्रिएट हुआ था 2011 के चलते, वो पूरी तरह से रिवर्स हो गया। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो स्टेडीली बढ़ रहा था, जो कि 5.2% से 8.3% तक जा पहुंचा था 2011 से 2016 तक। फिर अचानक से ये एक नोटबंदी, जो कि बहुत बड़ा एक डिजास्टर हिट था, वो लागू कर दिया गया, जिसने अपने ग्रोथ को बुरी तरह से स्लो कर दिया। और फिर से जो है हम वापस चले गए हमारे जीडीपी के ग्रोथ में, और वो फिर से कोविड जो आया उससे पहले तक वो 4% तक ही जा पाया था।
एक तो ये सबसे बड़ा झटका हमारे देश के अर्थतंत्र को लगा। ठीक है, अब दूसरा सुनिए आगे, पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको बता दूं। दूसरा ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डैमेज जो है डिमोनेटाइजेशन से हुआ, वो इसको लेकर जो कुछ डाटा है वो देखने लायक है। वो जो डेटा है वो क्या है? एक है कि आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई अगस्त 2018 में, उसमें ये कहा गया कि एक बहुत ही गंभीर और लंबे समय तक प्रभावित करने वाला एक ये फैसला रहेगा देश की ग्रोथ पर, और डिसप्रोपोर्शनेट इंपैक्ट ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर। जो इनफॉर्मल सेक्टर है उस पर बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट इंपैक्ट रहेगा इसका। ठीक है, दूसरा, एक जो ब्राउन यूनिवर्सिटी की स्टडी आई उसमें यह कहा गया कि नोटबंदी ने demonetization led to a large drop in consumption, forcing poorer household to go into debt. उन्होंने कहा कि चीजों की खरीद बिक्री में नोटबंदी के निर्णय से बहुत बड़ी गिरावट आ गई, और जो बेचारे गरीब लोग थे वो और ऋण में जो है वो डूब गए, वो धकेले गए, उसमें चले गए। हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, लघु और मध्यम उद्योग का जो हमारा क्षेत्र है, अब उसमें क्या हुआ, जो कि कैश इकोनॉमी पर डिपेंड करता है और महद रूप से वो जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है पूरे देश में, वो ये सेक्टर है, वो पूरी तरह से डेवास्टेटेड हो गया है ना। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने ये रिपोर्ट की कि 60% नौकरियां जो है वो चली गई, 50% जो रेवेन्यू है उसका नुकसान हुआ। कहाँ हुआ? तो छोटी छोटी कंपनियों में, छोटी फर्म्स में ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, जबकि जो बड़ी फर्म्स थी उन्हें सिर्फ 2% मतलब 2% का जॉब और 3% का रेवेन्यू लॉस हुआ। ये भी एक तथ्य है। फिर ये आंकड़ा देखिए कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है CMIE, उसने ये रिपोर्ट किया कि 15 लाख लोगों की जॉब जो है वो खत्म हो गई जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच में, और ये भी स्वाभाविक रूप से डीमोनेटाइजेशन का ही परिणाम था। अच्छा, एक और आंकड़ा देखिए, इनफॉर्मल वर्कर्स जो होते हैं वो बुरी तरह से इसमें जो है प्रभावित हुए। सबसे बुरी तरह से ये लोग प्रभावित हुए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते। ठीक है, एसबीआई की एक रिपोर्ट दर्ज यहाँ पे जिक्र किया गया है कि एसबीआई की रिपोर्ट ने ये पाया कि 55% जो कंस्ट्रक्शन लेबर या वर्कर्स जो हैं और 71% जो रोड साइड शॉप्स हैं, उन्होंने अपने आधे से ज्यादा इनकम या तो बिजनेस को गंवा दिया। रांची में जो एक सर्वे हुआ था उसमें यह पाया गया कि मजदूरों की जो एम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी उसमें 40% की गिरावट दर्ज की गई। एक दिल्ली में जो सर्वे हुआ था उसमें यह पाया गया कि लोगों की आमदनी में 60% की जो है वो गिरावट पाई गई। अच्छा, एक और आंकड़ा देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ये स्वीकार किया 2018 में, जो कि उनकी एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इसको स्वीकार किया गया कि करोड़ों रुपए, crores of cash strappers farmers were badly affected। मतलब कि जो नगद पर काम करने वाले, जो कैश में काम करने वाले करोड़ों किसान थे देश में, उनको बहुत बुरा असर हुआ और वो असमर्थ हो गए अपनी जो किसानी को लेकर जो उनको खरीदारी करनी होती है, जैसे कि सीड्स हो गए, मतलब कि बीज हो गए, फर्टिलाइजर हो गया, ये सब को खरीद नहीं पा रहे थे और बुरी तरह से प्रभावित हो गए। और उसके साथ साथ जो अपने अपने खेत में जो वो खेत मजदूर को रखते थे उनको भी वो समय पर पैसा नहीं चुका पाए, उसमें भी वो बहुत सारे परेशानी का भोग या तो परेशान हुए। अच्छा, अब ये बात सुन लीजिए कि फेलियर टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब ये जो नोटबंदी की गई थी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे। फिर demonetization was monumental blunder that failed to achieve any of the shifting goalposts that the Modi government had
proposed as objectives। मतलब कि नोटबंदी जो कि एक इस मॉन्यूमेंटल ब्लंडर रहा इस पूरे देश का, उसमें वो फेल हो गया। किस मामले में? तो उन मामलों में जिसको उन्होंने गोल रखा था कि हम हमको इसको अचीव करना है। चाहे वो पैसे काला धन जो है वो कम करने की बात हो देश में, या तो नकली जो करेंसी या फेक करेंसी है उसको खत्म करने की बात हो, और भारत को कैशलेस करने की बात हो। और उसमें डेटा देखिए आप, 99.3% जो है ऑफ द डिमोनेटाइज्ड नोट्स वे रिटर्न। मतलब कि नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 की जो कुल नोट मार्केट में थी, उसमें से 99.3% नोट्स जो है वो आरबीआई के पास वापस आ गए। तो ये क्या हुआ कि जो सबसे पहला एजेंडा था काला धन का, वो तो बिल्कुल असफल रहा, वो फेल हो गया। ठीक है। अब दूसरी बात कि सिर्फ 0.0002% जो नोटबंदी करेंसी थी 500 और 1000 की नोट, वो नकली पाई गई। अब देखिए कोई अमाउंट ही नहीं हुआ ना, 0.0002%, सिर्फ इतना प्रतिशत जो है वो नकली नोट जो है पाया गया। अब हुआ क्या कि जो जो उपभोक्ता है उसका विश्वास, जिसको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मेजर बाय आरबीआई सर्वे कहते हैं, कि आरबीआई ने एक सर्वे का किया कि भाई उपभोक्ताओं का विश्वास कहां जाके अभी टिका हुआ है। तो उसमें ये पाया गया कि डिमोनेटाइजेशन जो है, नोटबंदी जो है, उसका असर पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव हुआ है। ठीक है। एक उपभोक्ता के तौर पर इस तरह का सर्वे हुआ, तो लोग खरीदारी से करने से बचने लगे या तो कम करने लगे। उनका भरोसा उठ गया कि पता नहीं सरकार, पता नहीं कल कौन सा और कोई एक निर्णय ले ले जिससे हम और परेशान हो जाए। तीसरा मुद्दा, अच्छा, इस नोटबंदी के निर्णय से भारत को कैशलेस इकोनॉमी बनाने का जो एक ऑब्जेक्टिव था, इस पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मार्च 2023 की बात करें तब तक की, तो जो कैश सर्कुलेशन में है हमारे देश के अर्थतंत्र में, जो कैश का सर्कुलेशन है वो 12.7% है जीडीपी का। ठीक है, जो कि विच इज हायर देन 12.1% इन द ईयर बिफोर डिमोनेटाइजेशन। मतलब कि नोटबंदी के एक साल पहले जो जीडीपी में कैश का सर्कुलेशन था वो 12.1% था, जबकि मार्च 2023 में देश के अर्थतंत्र में जीडीपी में कैश सर्कुलेशन जो है वो सिर्फ, वो उससे ज्यादा है, वो 12.7 है, और उससे पहले 12.1 हुआ करता था। अच्छा, अब और while it is true that UPI transactions have increased especially for smaller transactions, but that does not indicate a decrease in cash circulation। मतलब कि ये बात भी सच है कि देश में यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। मतलब विशेष रूप से अगर छोटे छोटे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उस मामले में, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं दर्शाया जा रहा है कि कैश का उपयोग जो है वो कम हो गया है। मार्च 2023 में 2000 रुपीस के नोट को भी एक बार फिर से आरबीआई ने विड्रॉ कर लिया। अब ये बड़ी एक आयरनी है कि ये जो नोट है, द नोट वाज विड्रॉन ड्यू टू इट being faked and counterfeited in high numbers। मतलब कि ये बड़ी एक दुविधा की बात है, या तो क्या कहें आयरनी है, कि ये इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि इस 2000 की नोट को धड़ल्ले से एक फर्जी करेंसी के रूप में भी छापा जा रहा था, और बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में इसको छापा जा रहा था। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? अब एक आखिरी में आपको सुना दूं। तीसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा उसमें उठाया है जयराम रमेश ने, वो ये है कि अनप्लान्ड एंड विदाउट एक्सपर्ट कंसल्टेशन। कह रहे हैं कि ये जो पूरा नोटबंदी किया गया वो बिल्कुल किसी भी प्लानिंग किए बगैर, और किसी भी तज्ञ या उसके जो निष्णात होते हैं, जानकार लोग होते हैं, उनके साथ कंसल्टेशन किए बगैर ये निर्णय लिया गया। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड पुट ऑन रिकॉर्ड ऑब्जेक्शंस टू डीमोनेटाइजेशन। मतलब कि आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ने
इसके खिलाफ ऑन रिकॉर्ड जो है वो अपना विरोध प्रकट किया, स्टेटिंग दैट ब्लैक मनी इज मोस्टली हेल्ड इन गोल्ड और रियल एस्टेट एंड नॉट इन कैश। मतलब कि कहा आरबीआई ने कि काला धन जो है सामान्य तौर पर, आम तौर पर वो या तो सोना जो होता है गोल्ड उसमें इन्वेस्ट किया जाता है या तो रियल एस्टेट में लगाया जाता है, वो कैश में नहीं रखा जाता है। मोदी गवर्नमेंट बिलीविंग इट न्यू बेस्ट overrode the RBI's experts to push through this disaster। ये जो एक्सपर्ट्स थे उनकी बात को किनारे करते हुए, जैसे वो सब कुछ जानती है, इस तरह से मोदी सरकार ने उनकी राय को किनारे कर दिया और इस निर्णय को लागू कर दिया। ATMs across the country failed because the notes did not fit in the machines। वो मैं आपको बता चुका हूं कि देश में एटीएम में भी जो है, मतलब वो जो नए नोट थे उस साइज के थे नहीं, तो उसमें वो बहुत सारे एटीएम जो है देश में वो काम नहीं कर पा रहे थे। आरबीआई को 4,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा फॉर रीप्रिंटिंग ऑल द न्यू नोट्स। मतलब हर एक नई नोट को खर्च करने के लिए, नोटबंदी के बाद का मामला है ये जो है टैक्स पेयर के पैसों का पूरी तरह से व्यय है, उसको व्यर्थ किया गया, वेस्ट किया गया। और आगे at least 74 notifications were issued within 50 days of demonetization by Modi government। मतलब कि 50 दिन के नोटबंदी के कार्यकाल में सरकार ने या सरकार को 74 नोटिफिकेशन जो है वो जारी करने पड़े। और आरबीआई डेमोन्स्ट्रेटिंग द अटर क्लूलेसनेस बिहाइंड द मूव। और आरबीआई को इस मूव को लेकर, इस निर्णय को लेकर कुछ रत्ती भर का आता पता नहीं था, वो साफ दिख रहा था। और सबसे अंतिम में, मोस्ट ट्रेजिकली ओवर 100 पीपल डाइड इन क्यूज। 100 से ज्यादा लोग मरे, स्टैम्पेड हुआ, भीड़ भाड़ में धक्का मुक्कियां हुई, ठीक है, अपने अपने जो पैसे जो है उसको बैंक से लेने को लेकर, ठीक है। और अर्थतंत्र का जो है वो बिल्कुल पट्टा बैठ गया और पैसे जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट हुए ऐसे लोगों के हाथ में जिनके पास पहले से बहुत पैसे थे, जो कि बहुत कम लोग हैं इस देश में। तो जयराम रमेश का अंतिम कहना यह है कि मोदी सरकार हैज ब्लड ऑन इट्स हैंड्स। मोदी सरकार के हाथ खून से रंगे हुए हैं। क्यों? तो ये जो रैकलेस नोटबंदी की उन्होंने, तो भारत जो है कभी भी प्रधानमंत्री के इस फैसले को, जो कि डिजास्ट्रस एक डिसीजन था, उसको कभी भूल नहीं पाएगी और उसको कभी माफ भी नहीं कर पाएगी। ये कुल मिला के जयराम रमेश ने अपने इस पूरे पत्र में कहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात इस पूरे विषय को लेकर आप तक पहुंचाना चाहता था, समय मैंने आज लिया है आपका, लेकिन वो जो जितने भी मुद्दे थे वो बहुत ही सही और सटीक मुद्दे थे और हमारे आपके जीवन को अभी भी जो कहीं ना कहीं जो है उसकी वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, ऐसे सब मुद्दे थे। इसलिए मैंने आज जो 28-30 मिनट का टाइम लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता था इस वीडियो के जरिए, वो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत भी पहुंचाने में अगर सफल रहा हूं तो ये सार्थक रहेगा। इस वीडियो में इतना लंबा वीडियो करना सार्थक रहेगा। वह बस यही है अंतिम में, हमेशा कहता हूं कि हम जो बातचीत करते हैं तो उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, और इस वीडियो पर आपकी राय जानना मुझे बहुत जरूरी है। आपसे एक अनुरोध है कि आप लिख के हमको कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपने इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचे, इस विषय को लेकर आप क्या सोच रखते हैं। और बात अगर आपको हमारी अच्छी लगती हो, सही लगती हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।